तो गाइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। और वर्क और एनर्जी हमने एक्चुअली पढ़ लिया है। और हम पार्टिकल पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.11 जो कि कह रहा है पावर। कहता है ऑफन इट इज इंटरेस्टिंग टू नो नॉट ओनली द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द रेट एट विच दिस वर्क इज डन। आपने एक चैप्टर रिवाइज किया और उसमें 8 घंटे लगाए और किसी ने उसी चैप्टर को रिवाइज करने में 15 मिनट लगाए क्योंकि उसके पास शॉर्ट नोट्स थे। फिजिक्स में तो ये पॉसिबल है कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो 5, 6, 7, 8 घंटे लग सकते हैं और शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड बातें आप 5 मिनट या 10 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो कभी कभी टाइम भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप यही काम तो आप भी वही कर रहे हैं पर कितना टाइम आप ले रहे हैं। We say a person is physically fit if he is not only climbs over floors of a building but climbs them fast। चढ़ तो पा रहा है पर तेजी से चढ़ पा रहा है अगर तो पर्सन फिट है। खैर असली बात अब हम डिफाइन कर देते हैं। पावर की मैथमेटिकल डेफिनेशन से हमें मतलब है पावर को आप लिख सकते हैं इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। Power is work upon time, it is rate of doing work। पावर की जो डेफिनेशन है ये काम की है, इसके अलावा अभी तक हमने जो भी पढ़ा कुछ काम का नहीं था, सिर्फ इसी पे आप 5 स्टार दे दीजिए। पावर का फॉर्मूला है रेट एट विच पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो बस आप तो बस यही ध्यान रखिए, यही काफी है और कोई डेफिनेशन आपको इसकी नहीं चाहिए। द एवरेज पावर ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क टू द टोटल टाइम टेकन। ये एक्चुअली एवरेज पावर होता है, एवरेज पावर होता है टोटल वर्क done, total work done upon total time taken। आप उस पावर को एवरेज, जब भी हम पावर की बात करते हैं ना तो एक्चुअली हमारा मतलब एवरेज पावर से ही होता है। पावर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिया जा सकता है बट एवरेज पावर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड एवरेज पावर मतलब बीच बीच में आपने पढ़ाई के दरमियान ब्रेक्स भी लिए पर आपने टोटल कितने घंटे में कितना चैप्टर पढ़े, या आपने अगर 1000 सीढ़ी चढ़े तो बीच में आप सीढ़ी पे बैठ भी गए पर टोटल आपका एमजीएच कितना है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना है और आपको टोटल टाइम कितना लगा है। एवरेज पावर इज टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। वर्क डन में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, टाइम आपको जब टोटल लेते हैं तो एवरेज पावर होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स एवरेज पावर के ही होते हैं, सही लिख दीजिए, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर ऑफ एवरेज पावर। ज्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो एवरेज पावर के होते हैं, वो आपको कुछ बताएं या ना बताएं आप तो बस खैर आप जब न्यूमेरिकल में तो जो डेटा देंगे आप उसी को यूज करोगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वाली बात जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा पर आप हेडिंग दे दीजिए इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पर, बस किसी इंस्टेंट पे जब आप बहुत तेज जैसे काम कर रहे हैं उस समय वर्क अपॉन टाइम क्या है। तो इंस्टेंटेनियस तो कोई भी इंस्टेंटेनियस चीज तो कोई भी इंस्टेंटेनियस की आई लिख सकते हैं इसे, ये तो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। जैसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt होती है। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है इस तरह से वो dw by dt है, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि this will be used only if, ये तो सिर्फ तब पॉसिबल है when work is given to us, when equation of w is given to us, when equation of w is given to us in terms of t। अगर आपको वर्क की इक्वेशन t के टर्म्स में दी गई है तो ही इसका कोई मतलब है। और आशा लिख दीजिए दिस इज रेयरली सेल्डम यूज्ड। ऐसा कम ही होगा कि आपको वर्क की इक्वेशन वो t के टर्म्स में देगा। आपके ज्यादातर काम तो एवरेज पावर ही आएगा पर हाँ इंस्टेंटेनियस पावर भी कुछ होता है, वो dw by dt होता है, वो dw by dt होता है। कहता है वर्क dw डन बाय फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट dr इज dw। अब वो उसके आगे हम आगे और भी लिख रहे हैं
पावर का फॉर्मूला dw by dt है और मैं dw को f dot dr लिख सकता हूँ। the work is force into distance, force into distance upon dt, work is force into distance। अगर if force is constant मैं f को बाहर ला सकता हूँ into dr by dt if force is constant। अगर कांस्टेंट फोर्स है, आपको कांस्टेंट फोर्स के ही केसेस मिलेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आप उसे डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आइए, f into dr by dt, और dr by dt होता है वेलोसिटी, तो पावर एक प्रकार से हो गया f डॉट v। dr by dt यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx by dt या dx by dt या ds by dt या dr by dt, ये सारी चीजें वेलोसिटी होती हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला f डॉट v भी है, जो बेसिक फॉर्मूला था पावर का, सबसे बेसिक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, शायद हमें उस पर 5 स्टार देने चाहिए थे, और f डॉट v पे आप 4 स्टार दे सकते हैं। ये इतना ज्यादा काम का तो नहीं है, पर कभी कभी डॉट प्रोडक्ट के रूल से पावर कैलकुलेट कराया जा सकता है। लिख दीजिए here v is the instantaneous velocity, v is the instantaneous velocity and f is the force at that instant। f force at that instant है। हालांकि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स भी अगर वेरिएबल होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा, उसे तो क्या आप भूल ही जाएं। न्यूमेरिकल जैसे आपके सामने आएंगे उस हिसाब से आप इसके बारे में सोचिएगा, अभी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्क अपॉन टाइम ध्यान रख लीजिए, और फिर एफ डॉट वी, ये इतना काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आएगा। मैं शायद 1 स्टार भी नहीं दिया इस पे। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला dw by dt होता है, 1 स्टार दे सकते हैं, वो काम नहीं आएगा। T का फॉर्मूला f डॉट v भी कभी कभी काम आता है। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और f उस इंस्टेंट का फोर्स है। हालांकि f को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होने की बात करनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे सही एक्सप्रेशन है वर्क अपॉन टाइम, फिर dw by dt और फिर f डॉट v। एफ डॉट वी में थोड़ा पंगा है, एफ डॉट वी में थोड़ा दिक्कत तो है, पर अगर ये दिक्कतें कुछ होंगी और कुछ और गहरे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो अपने आप सामने आएंगे। अभी सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाए वो आवश्यक नहीं, और उसमें दिमाग ज्यादा दौड़ाएंगे तो फिर ये जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। पावर लाइक वन वर्क एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट, ये तो भैया एफ डॉट वी है, तो बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बस इसके डायमेंशंस लिख दीजिए, डायमेंशन इसमें इंपॉर्टेंट है। पावर है वर्क अपॉन टाइम, so m1 l2 t minus 2 upon t, so m1 l2 t minus 3। पावर है वर्क अपॉन टाइम, पावर है वर्क अपॉन टाइम, डायमेंशंस आर दिस मच। ये SI यूनिट है ऑफ कोर्स, देखिए SI यूनिट इज व्हाट। इसको लिखने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है SI यूनिट में kg, उसके बाद मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि जूल पर सेकंड बोले, और जूल पर सेकंड को वॉट बोले। हाँ, ये तो आपके काम काफी आता है। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड बोलना ज्यादा अच्छा है, ये यूनिट तो बेकार है पावर की, इसके बारे में बातें ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड है और उसी को वॉट कहा जाता है, WATT। What is 1 joule per second, उसने बोला भी है। The unit of power is named after James Watt, one of the innovators। इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इन्हें फिलहाल थैंक्स भी नहीं बोल रहे हैं, और रूड लगता हो तो रूड सही, पर हमें साइंटिस्ट के नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन बेचारों ने कितनी भी मेहनत की हो, हमें अपने नंबर चाहिए। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर, आप हेडिंग दे दीजिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, और प्रैक्टिकल यूनिट पावर है हॉर्स पावर। गाड़ियों का ब्रेक हार्स पावर, इंजन का ब्रेक हार्स पावर आज भी HP में ही बताया जाता है। 1 हार्स पावर एक घोड़े की शक्ति, 1 हार्स पावर is 746 watt approximately। This is 1000 into 3 by 4 watt, so this is 3/4 of a kilowatt। मैं इसे 750 watt मान सकता हूँ ना। याद करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि ये 1/4 किलोवाट है, 3/4 ऑफ अ किलोवाट है, लगभग 750 वाट है, या 786 से याद कर लें।
जिनका रिलीजन का इंपॉर्टेंट नंबर 786 है वो 746 से रिलेट कर लें, ये 786 और 746 ऐसा कुछ। हॉर्स पावर जो है एक घोड़े में जो शक्ति है वो करीब 746 वॉट है, और एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इस पे 1 स्टार दे दीजिए। हॉर्स पावर में न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं पर एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आ भी सकते हैं। दिस यूनिट इज स्टिल यूज्ड टू डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मोटरबाइक्स एटसेट्रा। कहता वी एनकाउंटर द यूनिट वॉट व्हेन वी बाय इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज बल्ब्स वगैरह पे जो पावर लिखा होता है ना वो 100 वॉट ही लिखा होता है, और किलोवाट आवर की बात कर रहा है। ठीक है, मैं शायद इसके बारे में बात तो आपसे कर चुका हूँ, पर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है पहले, एक बार फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन के रूप। सीधे आंसर ही दे देता हूँ मैं। चलिए, किलो वॉट आवर, किलो हो गया, वॉट हो गया, या आवर हो गया, KWH, इसका ए भी छोटा है, W पर बड़ा है, किलो वॉट आवर। अब किलो हो गया 1000 और ये हो गया 1000 वॉट आवर, और वॉट की जगह लिखा जा सकता है 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकंड एंड 1 आवर इज 3600 सेकंड। 1 सेकंड कैंसिल हो गया, ये 3.6 into 10 to the power 5, 8 2 4 5, 3.6 कर दिया तो 10 power 6 जूल हो गया। सो 1 kWh इज इतना, ये बात बिल्कुल 5 स्टार लाए। 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 kWh कितने ज्यादा जूल्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद करना आवश्यक है। और ये ऐसा कोई बोल सकते हैं 6 36 टाइप का कुछ तो भी रैंडम इडियोटिक सी अप्रोच बनानी पड़ेगी इन्हें आपको याद करने के लिए। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जूल बच रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी की यूनिट है। तो फिर से लिख दीजिए, किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट पावर की यूनिट है, पर किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट जो है वो पावर की यूनिट है, पर किलोवाट आवर एट द एंड ऑफ द डे इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू सम जूल्स। 3.6 मेगा जूल है ये, 3.6 मेगा जूल। बस our electricity bills carry, ये एक लाइन देख करके आप लिख दीजिए कि power of electrical devices is mentioned in watts और kilowatts। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पावर्स हम जब बोलते हैं 40 वाट का बल्ब या 4 वाट का एलईडी बल्ब, इस टाइप से आजकल बातें करते हैं। बातें तो वाट्स में ही होती हैं, इसलिए है तो ये सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज। आप जूल्स में बात कम करते हैं, शायद थोड़ी बहुत कभी कभी डाइटिशियन के बाद चाहें तो कैलोरीज में बात करते हैं, और वरना खैर शायद सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट आप या तो लेंथ की बात करते हैं या पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब आप बात करेंगे, चाहे वो इवन टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपको उसके पावर वॉटेज बोलते हैं उसे, वॉटेज, आपको उसके वॉटेज को जानने की आवश्यकता होती तो है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है वो वॉट्स में या किलोवाट्स में बताई जाती है। आप जब मार्केट में जाते हैं दुकान बाजार के पास तो आप बोलते हैं भाई मेरे को 40 वाट का बल्ब दे दे, 40 वाट। तो पावर कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का तो वाट्स में ही बताया जाता है। बस तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं सीधे। जैसे जो हीटर मीटर होते हैं जिनमें ज्यादा पावर होता है, गीजर, हीटर, ये किलोवाट में होते हैं, और जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जो जितना छोटा डिवाइस होगा उसका पावर उतना कम होगा, जो बड़ा डिवाइस होगा उसका पावर भी शायद ज्यादा होगा। एग्जाम्पल 6.11 देख रहा हूं मैं। An elevator can carry a maximum load of 1800 kg। M को लिख दीजिए 1800 kg। मुझे नहीं पता ये लोड है या क्या होता है, लोड क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पर अगर ये केजी में दिया है तो ये कोई मास होगा। अगर ये केजी में दिया है तो मास होगा। एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स का टोटल मिला के मास 1800 kg है। इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लिख दीजिए v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। मुझे एक m दिया है और ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। फ्रिक्शनल फोर्स, पहली बात तो ये भी एक बात आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलवेज मींस जीरो एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका क्लियर कट हमेशा ही मतलब है जीरो एक्सेलरेशन।
फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन, ये भी लिख दीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स, और साफ साफ आपकी बार उसने बोल दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, तब तो हमें ये डर नहीं है कि फ्रिक्शन को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। यहाँ तो फ्रिक्शन नेगेटिव ही लेना है। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम की आप चिंता ना किया करें, आपको तो लिख दीजिए पावर इज इक्वल टू व्हाट, अननोन जो है वही आपका भगवान है। अननोन को क्लियरली आइडेंटिफाई हर बार किया करें और 3 4 5 बार अपने आप से रिवाइज किया करें कि भाई पावर निकालना है मुझे एक दिया उसने V और एक दिया है M, एक दिया है V और एक दिया है M, और मुझे पावर निकालना है। पावर डिलीवर्ड टू द मोटर बाय द मोटर टू द एलिवेटर in watts as well as in horse power। पावर निकालना है और पावर का बेसिक फॉर्मूला तो मुझे पता है F into V। अब जो F होता है ना, अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेशन से जा रही होती है, ऐसा लिख दीजिए, when a lift rises upwards with an acceleration A, when the lift rises upwards with an acceleration A, तो अगर लिफ्ट के केबल की बात करें, चाहे टेंशन की बात करें चाहे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, अगर लिफ्ट एक केबल से बंधी हुई है जिसका कि मोटर से कनेक्शन है, तो केबल में जो टेंशन है अपवर्ड जाने में वो G+A होती है। चाहे लिफ्ट में मैं पैसेंजर जो खड़ा है ना, उस पे उसका यदि मास m है और उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो m into G+A होता है। ये हमें अच्छे से पता है क्योंकि mg यहाँ है और मे भी पैसेंजर का नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है और यहाँ पर अपवर्ड जा रहा है, तो m minus mg is equal to m है, तो n is equal to mg plus m है। जब भी एक्सीलरेटेड मोशन अपवर्ड हो तो जो फोर्स है जो कि नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जा सकता है, जो कि टेंशन भी कहा जा सकता है, उसका फॉर्मूला m into G+A होता है। फिलहाल यहाँ जो लिफ्ट मोटर को फोर्स लगाना है लिफ्ट के केबिन पे वो सिर्फ mg है क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। इन जनरल अप में आंसर अप आता है, जब अपवर्ड मोशन आता है तो आंसर बड़ा आता है, इसलिए प्लस। यहाँ पे तो एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स ऑफ मोटर जो है वो जो लिफ्ट पे लगा रही है वो mg है। सो पावर का फॉर्मूला F into V होता है और फोर्स जो डेवलप करना है वो mg के बराबर है, मास है 1800। इसको मैं 1800 kgm भी कह सकता हूँ, जो फोर्स डेवलप करना है ना वो 1800 kgm भी कहा जा सकता है। ज्यादा अच्छा तो यही है कि आप इसे mg के फॉर्मूले से निकाल लें और m को 1800 kg ले लें, m को 1800 kg ले लें, g को आप 9.8 ले लें या 10 ले लें जो भी है, और v की वैल्यू उससे 2 दी हुई है, ये आंसर अपना वाट्स में आता है। जब भी अपवर्ड मोशन होता है तो जो रस्सी लिफ्ट के केबिन को खींचती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि लिफ्ट का केबिन है और उसमें कई पैसेंजर्स खड़े हुए हैं और ये यहाँ पुली पे गुजरती है और इसका कनेक्शन यहाँ मोटर से होता है, यहाँ एक मोटर से कनेक्शन होता है, इस पुली का मोटर को पुली से तो थोड़ा डिफरेंट ही बताया, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से तो कनेक्शन होता ही है, तो पूरी केबल को अगर खींचती है, केबल को खींचती है ऊपर चढ़ाने के लिए, तो रस्सी में फिर हम रस्सी अगर है तो टेंशन की बात करेंगे, यहाँ अगर फोर्स बात कर रहा है तो टेंशन की बात करेंगे, और यहाँ फोर्स बात कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। जो भी मास m ऊपर जा रहा है वो एक्सेलरेशन से उस पर जो अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है वो m into G+A है, क्योंकि पहले तो एक फोर्स होगा जो उस आदमी के वेट को संभालेगा और फिर उस पर एक नेट फोर्स ma ऊपर काम करेगा जो कि आदमी को ऊपर ले जाएगा, जितने भी मास की आप बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मास इसका लेंगे, और अगर आप इस पूरे की बात कर रहे हैं तो मास इस पूरे केबिन का लेंगे। मास अलग अलग हो सकता है पर फॉर्मूला खैर फॉर्मूला दिखने में सेम होता है, फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। खैर ये पावर है जो कि वॉट्स में है, और अगर आपको हॉर्स पावर में चाहिए, अगर आपको हॉर्स पावर में चाहिए तो मैं इसको अलग से कंपेयर करके देखता हूँ। मैं बोलता हूँ 1800 into 10 into 2 watt is equal to how many horsepower, ऐसा लिख लेते हैं पार्ट बी सवाल का, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना। तो 1800 into 10 into 2 वाट को तो वाट ही रहने दो और 1 हॉर्स पावर की जगह 746 वाट्स लिखो, फिर ये वाट कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 36,000 अपॉन 746 आ जाएगी, और ये जो भी वैल्यू आएगी उसको आप वापस इसमें डाल देना, आपको आपका आंसर हॉर्स पावर में मिल जाएगा। पावर है F into V।
जिस इंस्टेंट पे ये लिफ्ट पे फोर्स F लग रहा है अब और उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी अगर v है तो उस इंस्टेंट का पावर F into v एवरेज पावर होता है बेसिकली। तो ज्यादातर बस यही है काम। अब मैं इसमें आपको ये और छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से तो ये डिस्कशन समाप्त हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर इस वाले का आंसर एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट है। कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है। सर अपना हॉर्स पावर में 48 49 अराउंड आ रहा है। अच्छा एक मैंने छोटी सी गलती कर दी, मैंने मिस कर दिया इसमें। रिस्ट्रिक्शन वाली बात इसने और बोली थी जो मेरा ध्यान हट गया। क्या है कि ये एफडी बनेगा, ये एफडी बनेगा मे बी, चलो ये टेंशन है, ये मोशन है अपवर्ड्स, और इधर क्योंकि मोशन अपवर्ड्स है फ्रिक्शन यहाँ पर है और एनर्जी भी यहाँ पर। तो मैं इसको चलो पहले ए लिख लेता हूँ। तो कायदे से T माइनस एन जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए आना चाहिए। फिर मैं ए को 0 पुट कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 0, तो T माइनस एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो जो टेंशन है ये मोटर को फोर्स डेवलप करना है, टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ध्यान हट गया। यही हो जाता है, कोई एक आध चीज मिस हो जाती है। इसलिए ज्यादा अच्छा यही होता है कि जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाएं चीजों को डायग्राम में अगर बना लें तो चीजें मिस नहीं होती। अगर मैंने डायग्राम में एफ मार्क कर लिया होता तो फिर मेरा एफ कभी मिस नहीं होता। जो टोटल फोर्स डेवलप करना है मोटर को, वो एक्चुअली फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना है ना। जब ऊपर मूवमेंट कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे है, मोटर को फ्रिक्शन के बराबर भी एक फोर्स डेवलप करना पड़ेगा। इसका डेड वेट, इस केबिन का डेड वेट ऊपर ले जाना है, इसको संभालना है, प्लस ऊपर मूवमेंट के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी तो मोटर जो भी मोशन पैदा कर रहा है उसी को फोर्स डेवलप करना पड़ेगा ना। मोटर को ही उतना भी फोर्स डेवलप करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो फोर्स ऑफ मोटर है, मोटर को जो फोर्स डेवलप करना है वो 1800 into 10 प्लस 4000, तो ये एक्चुअली 22,000 न्यूटन। फ्रिक्शन को मैंने मिस कर दिया। तरीका यही सही है कि आप जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएं उसका एक अगर डायग्राम में चीजों को रख लें तो कुछ मिस नहीं होगा, वरना हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। m into g plus a में जैसे चला गया तो कोई एक चीज पूरी तरह मिस हो जाती है। सिर्फ सिली मिस्टेक्स और चीजों को क्वेश्चन की अंडर रीडिंग या कभी कभी ओवर थिंकिंग, ये चीजें केवल आपके आड़े आती हैं, वरना फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती। जिसने भी थोड़ा भी सिंसियरली मन बना लिया है, एक बार अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हाँ मुझे फिजिक्स करनी ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फाइनल एग्जाम में तो नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस कोई सिली मिस्टेक ही इसी टाइप की हो जाती है जैसे कि आप फ्रिक्शन लेना ही भूल गए। बेस्ट तरीका है जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाएं उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते जाएं और दी गई जानकारी को डायग्राम में इनकॉर्पोरेट करते जाएं। डायग्राम से चीजें आपकी मिस नहीं हो पाएंगी कभी भी। तो ये फोर्स लेना है एक्चुअली, फिर इसको F into d करना है, इसको फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, फ्रिक्शन को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। और एक्सीलरेशन होता तो मेरी इक्वेशन हो जाती, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है t में वो पॉजिटिव लेता, नीचे फोर्स mg नेगेटिव लेता, f नेगेटिव लेता, और नेट फोर्स को मैं ma से इक्वेट कर देता। फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन इसका 0 है। मैं न्यूमेरिकल्स में आप इसके जो ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, उसमें वो पावर जब निकालेंगे ना तो एक हाइट देगा। आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ये क्वेश्चन लिख दीजिए कि मास m is raised through a height h with acceleration. Mass m is raised to a height h with some acceleration, with some unknown acceleration in time t. Sir. In t. सर हाँ सर अभी आप रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। A mass m is raised to a height h. A mass m is raised to a height h with some unknown acceleration. A mass m is raised to a height h with some unknown acceleration in time t. Calculate the work done on the mass. A part है calculate the work done on the mass, और B part है calculate the power delivered to the mass. Calculate the power delivered to the mass. इसमें आपको बस सबसे पहले तो ये लिखना है कि whenever height is given,
whenever height is given we have to think in terms of mgh. जब भी हाइट देना है तो हमें mgh के टर्म्स में सोचना ही है, इस बात को 5 स्टार दे दीजिए। जब भी हाइट दी है तो हमें 5 ये mgh के टर्म्स में सोचना ही सोचना है, इस बात को आप 5 स्टार दे दीजिए। ये ऐसी धीरे धीरे आदतें आपकी डेवलप होती जाएंगी और इवेंचुअली आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल आपको कोई तकलीफ दे ही नहीं रहे। तो हाइट की बात की है तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको सोचना ही है। तो पहला पार्ट था वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला है सिर्फ, अब वर्क डन में तो हम सोचते हैं कि कौन से फोर्स के द्वारा, यहाँ उसने कहा तो है नहीं कि कौन से फोर्स के द्वारा, ऐसे में हम लोग हमेशा मानते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा लिख दीजिए। when it is not mentioned that we have to calculate the work done by which force, जब ये नहीं बताया गया है कि हमें कौन से फोर्स का वर्क चाहिए, when it is not mentioned that we have to calculate the work done by which force, then when it is not mentioned that we have to calculate the work done by which force, then we should always calculate the work done by external agent. Then we should always calculate the work done by external agent. ठीक है, तो अब ये मास m है, इस पे एक फोर्स mg काम कर रहा है और ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट h यहाँ पर है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर आप चाह रहे हैं तो वो f एक्सटर्नल इनटू h इनटू cos 0 होना चाहिए और ये इसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये है mg इनटू h इनटू cos 0 यानी +1। cos 0 की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एक्सटर्नल एजेंट ने जो इस बॉडी पे वर्क किया है वो mgh है और यही तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जितना कोई एक्सटर्नल एजेंट ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है उतना वर्क ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। हाइट की जब भी वो बात करेगा आपके दिमाग में पोटेंशियल एनर्जी का थॉट गूंजना ही चाहिए, कौंधना ही चाहिए। तो पार्ट बी में अगर वो पावर की बात कर रहा है तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, यहाँ जिस वर्क की बात कर रही है वो mgh, तो पावर का फॉर्मूला mgh बाय t आएगा। जरूर ये एवरेज पावर ही है, आपको इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में सोचना होगा तो क्वेश्चन कहीं कहीं चिल्ला के आपसे कहेगा, कहीं ना कहीं कोई मैसेज देगा, अदरवाइज आप मत सोचिएगा कि एवरेज पावर निकालना है कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। आप तो एक वर्क दिख रहा है आपको mgh और टाइम t उसने दिया है, बस आप mgh बाय t कर दीजिए और कुछ मत सोचिए कि एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, जो मांगा है वही निकल के आ रहा है, जिससे रिलेटेड जानकारी दी है वही तो मैं निकाल पाऊंगा। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये है एंगल 0 है और पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो जब भी हाइट दी हो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जरूर सोचें, जब भी हाइट दी हो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जरूर सोचें। इस सवाल में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर दे भी दी होती ना तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, लिख दीजिए गिवन एक्सेलरेशन हैज नो यूज, दिए गए एक्सेलरेशन का कोई यूज नहीं है इफ t इज आल्सो गिवन। अगर टाइम दे दिया गया है तो हमें एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन से तब मतलब होगा जब टाइम भी हमें निकालना पड़े, तो वो खैर सवाल हमें करने ही नहीं है, उनकी परवाह ना करें। आप तो ऐसे ही सवालों की चिंता फिलहाल करें जिसमें सब कुछ आपको दिया गया है रेडीमेड, m भी दिया है, g भी दिया है, h भी दिया है, t भी दिया है, हाँ एक एक्स्ट्रा a दे दिया है जैसे कि फिर हमें इग्नोर मारना है, बस वो समझ में आना चाहिए कि हमें a का कुछ नहीं करना है। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं, कौन सी स्ट्रेट लाइन है मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम u to v। इसकी स्पीड u से बढ़ के v हो जाती है इन टाइम t, इसकी स्पीड u से बढ़ के v हो जाती है टाइम t में। बस इतनी जो जानकारियां दी हैं, बस कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, power delivered to the body by the forces acting on it, power delivered to the body by the forces acting on it। तो बड़ा बड़ा 5 स्टार लगा के ये लिख दीजिए, whenever we are given speeds or velocities, whenever we are given speeds or velocities we should think in terms of kinetic energy। हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए। आपकी बात पावर है, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, पिछले सवाल में आप कहीं ऐड कर सकते हैं पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पिछले सवाल में कहीं आप ऐड कर सकते हैं पावर जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। एच दिया है तो आपके पास mgh बैटरी दिमाग में आना चाहिए, और अगर वेलोसिटीज दी हैं तो आपके दिमाग में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आना चाहिए। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन टाइम, सो हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर बाय t, ऐसा कुछ पावर आपके पास। आपको यही 3 टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे, या तो आपको f भी दे देगा, v भी दे देगा, f इंटू d निकालना पड़ेगा, और वर्क अपॉन टाइम में तो या तो वो के में चेंज देगा आपको या पी में चेंज देगा। मेरे ख्याल से तो पावर के 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और इनके जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं केवल वही आपसे बनने चाहिए। इनके जरा भी एडवांस क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका दिमाग उस एडवांस क्वेश्चन में ही जाएगा। तो कुछ इतना सा भी पूछेंगे तो आपने इस चैप्टर में जो सबसे कठिन क्वेश्चन लिखा हुआ है आप उसी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ हमारे दिमाग में भर जाता है और बस वही वही घूमता रहता है पावर के नाम पे, जो आपके सबसे पहले दिमाग में आती हैं बातें एग्जाम हॉल में भी वही ध्यान आएंगी। वो कुछ भी मांगे, सारी प्रॉब्लम यह है कि आप ढंग से कभी सवाल पढ़ते ही नहीं है, अंडर रीडिंग होती है हमेशा सवाल की। आधा सवाल पढ़ने के बाद आप अननोन को अज्यूम कर लेते हैं और जो आपको आता है आप वो बोल देते हैं। जैसा कि वाइवा में होता है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप बोलना शुरू कर देते हैं जो आपको आता है, पूरा पूरा उसका डिस्कशन हुए बगैर। वाइवा ही क्या, आपस में दोस्त भी जब बातचीत करते हैं, हम फ्रेंड्स भी जब बातचीत करते हैं, तो यही होता है कि एक ने बोलना शुरू किया और उसके बाद हम बीच में काट के जो हमें समझ में आता है वहां से बोलना शुरू कर देते हैं। ये डेंजरस है एग्जाम के लिए। अननोन को क्वेश्चन को पूरा आने दीजिए, अननोन को 2 बार 3 बार नक्की कर लीजिए कि पूछा क्या है। ऐसा न करें कि सवाल आधा पढ़े और बाकी का अज्यूम कर लें कि ये मांगा होगा। जो आपके दिमाग में बस घूमता रहता है वो आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये मांगा होगा, और सारी प्रॉब्लम आखिर तक बस यही रहती है। एक तो प्रॉब्लम रहती है हमेशा, there is always scope in improving concentration, always scope even while giving the exam। तब भी आपका कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता, उस पर वर्क करिए। और सबसे ज्यादा एक बात पर वर्क करिए कि सवाल को पूरा आने तो दीजिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन, सवाल पूरा पढ़े बगैर आंसर मत दीजिए। सारे ऑप्शंस पढ़े बगैर, अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो सारे ऑप्शंस पढ़े बगैर आंसर मत दीजिए। थ्योरी के क्वेश्चंस में तो खास तौर से करना ही चाहिए कि एक सही मत ढूंढिए, 3 गलत प्रूव करिए। थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा दुखदायी होते हैं और ओवर थिंकिंग भी उनमें हो जाती है। द प्रॉब्लम लाइज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक तो अंडर रीडिंग, नॉट आइडेंटिफाइंग द अननोन प्रॉपर्ली, जंपिंग टू कंक्लूजन, मेकिंग अजम्पशन कि ये मांगा होगा, एंड देन फाइनली ओवर थिंकिंग। स्पेशली थ्योरी के न्यूमेरिकल्स में ओवर थिंकिंग होती है। मैथ्स में तो आप लिमिटेड है कि जो लिखना है वो उतना ही लिखना है, इसके अलावा आप कुछ लिख नहीं सकते। और थ्योरी में तो 10 चीजें और दिमाग में साथ में आपको चलती है। तो मेरे ख्याल से पावर के न्यूमेरिकल्स में, पावर की मैं अगर आपको समरी दे दूं तो पावर बेसिकली तो वर्क अपॉन टाइम है। पावर का फॉर्मूला F इंटू V भी है, ये आपको गिवन होगा, ये भी आपको गिवन होगा, तो ही केवल आप रहिएगा। पावर का फॉर्मूला कभी कभी mgh/t भी होता है और पावर का फॉर्मूला कभी कभी हाफ एम v स्क्वायर बाय t भी होता है। आई थिंक इतना पावर के न्यूमेरिकल्स, इन पर बेस्ड जो पावर के न्यूमेरिकल हैं केवल आप उन पे फोकस कीजिए, और वो अगर आपसे बन जाते हो तो बस खुश रहिए। अगर कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा कुछ करना है, इसका मतलब वो अभी वाइल इन 11 तो आपको नहीं करना है। और बहुत अंतर आएगा आप में 6 महीने में। एक भी टॉपिक को पढ़ने के बाद 6 महीने में आप में उसमें भयंकर इंप्रूवमेंट आ चुका होगा विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। क्योंकि टेस्ट्स वगैरह होते जाएंगे, कहीं कहीं कोई क्वेश्चन बीच बीच में आता जाएगा, उसके डिस्कशन से आपका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अभी तो फिर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पर फोकस करें बस। और मैं अगर नीट या जेईई मेन की बात कर रहा हूं तो मैं तो आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के लिए भी मना कर रहा हूं, जो कि वंस अगेन आपको लगेगा कि ये तो फिर गड़बड़ है। और नीट या जेईई मेन की बात करें तो मैं इन माय पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स बहुत सारा डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, बट इवन टू अटेन 95% मार्क्स, अप टू 95% मार्क्स, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं है। कर ले तो अच्छा ही है, नो नथिंग, नो हार्म इन इट। हाँ, बाकी बुक्स करना तो नुकसानदेह है। इवन एचसी वर्मन करना बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन।
अगर सिर्फ जेईई मेन तक की बात है तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आज की डेट में। एक्स्ट्रा पढ़ना कभी भी नुकसानदायक तो नहीं होता है, पर उतना भी पढ़ के क्या फायदा जो बाद में रिवाइज ही ना हो पाए, और जिससे आपका मेंटल लेवल बढ़ जाए, क्योंकि फिर आप हायर लेवल पे ही सोचेंगे, ये बात पक्की है। तो यही सब माइनर बातें हैं, इन पे ध्यान दीजिए। सो पावर से रिलेटेड डिस्कशन हमारे समाप्त होते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।